हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखिए, जो भी इस चैनल पे कंटिन्यू मेंबर हैं, जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं, उनको मालूम होगा कि हम लोग अभी स्टार्ट किए थे यूनिट 3 को, जो कि है डोमेस्टिक स्वेज। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे सिस्टम ऑफ स्वराज में टेस्टिंग तक। ये वाला पॉइंट तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि लेइंग एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर से, और उसके बाद में पढ़ना है स्वेयर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे आगे मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर से। अगर आप लोग पिछले लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं कोई भी मेंबर, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से सिलेबस क्लियर हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे आगे कि मेंटेनेंस ऑफ सीवेज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट से। प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए क्या बोला जा रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ सीवेज कंजिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ स्टॉपेजेज, क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड अदर सीवेज अपॉर्चुनिटीज एंड रिपेयर वर्क। मेंटेनेंस ऑफ सीवेज क्या बताता है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं स्टॉपेजेज को और क्लीन करते हैं सीवेज को, और जो भी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं जो सीवेज सिस्टम में है। अपॉर्चुनिटीज मतलब सिंपली मैन होल, फ्लशिंग टैंक, ये सब, ठीक है। फ्लशिंग टैंक ये सब को हम लोग सीवेज अपॉर्चुनिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये सब को साफ़ सफाई करना ही क्या होता है कि वो कहलाता है मेंटेनेंस ऑफ सीवेज में आता है। और भी अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ सीवेज बिकम्स कॉस्टली बिकॉज दे आर लेड ऑन फ्लैट ग्रेडियंट्स। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ सीवेज बिकम्स यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, सीवेज को यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है ये सब। मेंटेनेंस ऑफ सीवेज बिकम कॉस्टली व्हेन दे आर लेड ऑन फ्लैट ग्रेडियंट। जब फ्लैट ग्रेडियंट पे हम लोग सीवेज को बिछाते हैं तो वहाँ पे मेंटेनेंस उसका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब कॉस्टली क्यों होता है, तो ये देखते हैं। एंड ट्री रूट्स फाइंड इजी इंट्रेंस इन सीवेज थ्रू डिफेक्टिव जॉइंट्स। देखिए, जब फ्लैट ग्रेडियंट रहेगा तो वहाँ पे सीवेज सिस्टम में हम लोग को बहुत सारा चीज़ों को ख्याल रखना होता है, जैसे लीकेज हो गया, और उसका क्या कि कैच पिट्स वहाँ पे हो सकता है, और भी वहाँ पे हम लोग को क्लॉगिंग के और ओडोर की समस्या आ सकता है। जिस चलते क्या होता है कि फ्लैट ग्रेडियंट पे मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब इसमें बात करें तो ट्री रूट्स का भी यहाँ पे अहम रोल हो जाता है, जैसे कि ट्री रूट्स क्या हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं सीवेज में थ्रू डिफेक्टिव जॉइंट, जो भी डिफेक्टिव जॉइंट होंगे वहाँ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाला चीज़ है कि ट्री रूट्स के लिए। अब देखिए, द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इन मेंटेनेंस बिकम्स ऑन द क्लीनिंग ऑफ सीवेज। देखिए, मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर लगता है मेंटेनेंस ऑफ में, वो क्या आता है, तो क्लीनिंग ऑफ सीवेज में आता है। सीवेज को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। बीच हैव बीन क्लॉग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, ग्रीज और ऑयली मटेरियल। जो क्लॉग्ड हो जाता है, क्लॉग्ड मतलब सिंपली अगर ये ऐसा समझे कि देखिए, क्लॉग्ड मतलब जैसे यहाँ से बहुत सारा पार्टिकल्स क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सील्ट क्रॉस किया, ग्रीज क्रॉस किया, तो एक जगह जमा हो जाता है, और यही जमा होते होते क्या हो जाता है, एक तरफ से पूरे ये जो पाइप होगा उसको ये ब्लॉक कर देता है। यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लॉग हो जाना, CLOGGED, ठीक है। क्लॉग्ड मतलब सिंपली अगर समझें तो ये पूरा क्या हो जाना, जम जाना, वहाँ पे पूरे अंदर फिलअप हो जाना, इस टाइप में समझ सकते हैं। अब देखिए, जो भी मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें क्या क्या वर्क हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग वर्क्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सीवेज सिस्टम। ये सब हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मेंटेनेंस करें सीवेज के सिस्टम को। सबसे आगे हम लोग को मैनहोल्स को रिपेयर करना होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग को रिपेयर्स ऑफ अदर सीवेज अपॉर्चुनिटीज, और भी जो अदर सीवेज अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैनहोल हो गया, फ्लशिंग टैंक हो गया, ये सब के और भी इनलेट्स हो गया, तो ये सब को हम लोग अपॉर्चुनिटीज में लेते हैं। तो ये सब को भी साफ़ सफाई करना, रिपेयर करना, यही सब पॉइंट हम लोग आता है मेंटेनेंस में।
फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मैन होल, ये भी हम लोग को पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ सीवर सिस्टम में। दूसरा मैन होल्स बनाना, नया मैन होल्स बनाना। रिप्लेसिंग ऑफ स्टोलन मैन होल, जो भी स्टोलन मैन होल्स मतलब मैन होल्स कभी कभी चोरी भी हो जाते हैं तो वो सबको फिर से बनाना, रिप्लेस करना। रेजिंग हाइट ऑफ मैन होल विथ रेजिंग द रोड लेवल्स, देखिए जब अगर हम लोग को रोड को हाइट को अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को मैन होल को भी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी आता है मेंटेनेंस में। फिर आता है रिपेयर ऑफ ब्रोकन स्वेयर लाइंस, जो भी ब्रोकन स्वेयर लाइन है उसका रिपेयरिंग। फिर आता है क्लीनिंग ऑफ स्वेयर सिस्टम, देखिए क्लीनिंग जो भी क्लीन करेंगे इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो कॉस्ट अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, कहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो होता है क्लीनिंग ऑफ स्वेयर में। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉगिंग, क्लॉगिंग से प्रिवेंशन कराना। फिर चेकिंग ऑफ लीकेज एंड रिपेयर्स, ये सब पॉइंट थे कि हम लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं स्वेयर सिस्टम में, क्या क्या वर्क इन्वॉल्व होता है मेंटेनेंस में। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कुछ फिगर को देखते हैं कि कैसे क्या क्या यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये पाइप है, जो यहाँ पे पाइप यहाँ पे क्या हुआ डैमेज हो गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे स्वेयर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे यहाँ पे ये पानी का क्या हो सकता है जमा हो रहा है, जिससे ओडूर आ सकता है, बहुत सारा समस्या हो सकता है यहाँ पे, मॉस्कीटो, उसके बाद में अनदर टाइप्स का डिजीज़ हो सकता है, मलेरिया हो सकते हैं, ये सब अगर पानी ज़्यादा दिन तक जमेगा तो ये सब कारणों को मेंटेनेंस में हम लोग लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैनहोल्स लगाना, अनदर मैनहोल यहाँ पे लगाया जा रहा है, फिर पाइप मेंटेनेंस यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसके बाद पॉइंट आता है ड्यूटीज ऑफ मेंटेनेंस इंचार्ज, ये फिगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप मेंटेनेंस हो रहा है और यहाँ पे देखिए कि दूसरा मैनहोल रिप्लेस किया जा रहा है। तो इस टाइप में आप लोग फिगर को भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक अच्छा से समझने के लिए हम आपको फिगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसके बाद आता है ड्यूटीज ऑफ मेंटेनेंस इंचार्ज, जो वहाँ पे ड्यूटी होगा मेंटेनेंस इंचार्ज का ड्यूटी क्या होता है। तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्वेज सिस्टम द मेंटेनेंस इंचार्ज हैज़ एन प्रॉब्लम द फॉलोइंग ड्यूटीज, देखिए जो भी वहाँ पे फंक्शन अच्छा से हो, मेंटेनेंस स्वेज का अच्छा हो, तो जो भी वहाँ पे ड्यूटी मेंबर होंगे, जो भी वहाँ ड्यूटी पे होंगे, उस मेंबर को ये सब काम करना होता है। जैसे पीरियोडिकली इंस्पेक्शन ऑफ स्वेयर, हर एक पीरियड में जैसे 1 to 2 वीक में पूरे स्वेयर सिस्टम को इंस्पेक्शन करना कि कहाँ पे ब्रोक हुआ है, कहाँ पे ब्रोक नहीं हुआ, कैसे चल रहा है, कहाँ पे हाइट की ज़रूरत है, ये स्टेप में। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, फ्लो रेट को मेजरमेंट करना कि फ्लो रेट कैसा जा रहा है वहाँ पे, कि किसी टाइप में क्लॉगिंग का तो समस्या नहीं हो सकता है। फिर आता है क्लीनिंग ऑफ स्वेयर, स्वेयर को क्लीन करने वाला। टू कैरी आउट फ्लैशिंग ऑफ स्वेयर्स टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, तो यहाँ पे और भी क्या फ्लैशिंग ऑफ स्वेयर को यहाँ पे देखना कि वहाँ क्लॉगिंग से बचने के लिए। फिर आता है रिपेयर्स ऑफ पाइपलाइन एंड स्वेयर अपर्टेनेंसेस, पाइपलाइन का रिपेयर करना और स्वेयर अपर्टेनेंसेस को रिपेयरिंग करना। टू टेक सूटेबल मेजर टू प्रिवेंट स्वेयर एक्सप्लोजन, स्वेयर एक्सप्लोजन से बचाव के लिए सूटेबल यहाँ पे जो भी मेजर होंगे उसको अपनाना। टू प्रिपेयर शेड्यूल फॉर रूटीन एंड पीरियोडिकली मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर, एक शेड्यूल बनाना कि इतना टाइम के बाद हमको जांचना है, पूरा मेंटेनेंस करना है स्वेयर का सिस्टम को, पीरियोडिकली चेक करना है। टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होंगे तो उसको सुपरवाइज करना कि वहाँ पे वर्क सही से हुआ कि नहीं हुआ। टू रिपेयर एस्टिमेट्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, M&R के लिए, M&R के लिए क्या एस्टिमेट बनाना कि कितना पैसा लगेगा मेंटेनेंस और रिपेयर में। उसके बाद आता है टू प्रिपेयर M&R प्रपोजल एंड टेक अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी, जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए वहाँ पे एस्टिमेट बनाइए, एस्टिमेट बना के क्या कि वहाँ पे प्रपोजल भेजना होता है हायर अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी अगर अप्रूवल देगा तो ही आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये सब था पॉइंट कि क्या है, कैसे हम लोग मेंटेनेंस करते हैं स्वेयर सिस्टम को। अगर यहाँ से बात करें कि इम्पोर्टेंट कॉज जो होता है कि इसको हम लोग नेसेसरी क्यों होता है स्वेयर सिस्टम को साफ़ करना, तो ये होता है ब्रेकिंग ऑफ स्वेयर्स के कारण। स्वेयर अगर टूट जाता है, स्वेयर सिस्टम अगर ब्रोकन हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग को मेंटेन करना आवश्यक हो जाता है। फिर क्लॉगिंग से बचने के लिए, ओडूर से बचने के लिए, ओडूर मतलब सिंपली क्या कि अगर ब्रोकन होगा तो ब्रोकन देखिए स्वेयर सिस्टम से तो बहुत सारा चीज़ आता है, तो वहाँ पे गंदी स्मेल आएगा, इसी को ओडूर के नाम से जानते हैं, ओडूर के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया ओडूर, उसके बाद में एक होता है क्लॉगिंग,
ये सबसे बचाव के लिए ही क्या हम लोग करते हैं, तो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं स्वेयर सिस्टम का, ठीक है, क्लॉगिंग। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को सिलेबस के अनुसार आगे है कि मैनहोल्स के बारे में पढ़ना है। एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज हम लोग मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर्स के बारे में पढ़ना था, तो मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर पूरा हो गया। अब अगला हम लोग का स्टार्ट करना है स्वेयर अपर्टुनेंसेस के बारे में। तो स्वेयर अपर्टुनेंसेस में सबसे आगे हम लोग को मैनहोल्स के बारे में जानना होगा। फिर मैनहोल्स के टाइप्स में देखेंगे ड्रॉप मैनहोल को, और उसका पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, उसका लोकेशन के बारे में जानेंगे, और कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। सो आइए देखते हैं आप स्वेयर अपर्टुनेंसेस में कि सबसे फर्स्टली मैनहोल्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वेयर अपर्टुनेंसेस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्वेयर अपर्टुनेंसेस में देखिए सबसे फर्स्टली हम लोग को जानना होगा कि मैनहोल्स क्या होता है। तो देखिए स्वेयर अपर्टुनेंसेस हम लोग में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मैनहोल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि स्वेयर अपर्टुनेंस का डिफिनेशन क्या होता है, और भी क्या कि उसका स्वेयर अपर्टुनेंसेस में कितना वहाँ पे पार्ट्स होते हैं, या और क्या क्या वहाँ पे मिलकर स्वेयर अपर्टुनेंस बनते हैं। सबसे आगे देखते हैं डेफिनेशन को। स्वेयर अपर्टुनेंसेस आर सच डिवाइस ऑफ द स्वेराज सिस्टम which are necessary to assist in efficient operation of the system, or those structures which are constructed at suitable interval along a swerage system and help in its efficient and operation and maintenance. These includes, देखिए स्वेयर अपर्टुनेंसेस क्या होते हैं कि ये सच डिवाइसेस को हम लोग स्वेयर अपर्टुनेंसेस बोलते हैं कि जो स्वराज सिस्टम में बनाए जाते हैं एक इफ़िशिएंट वर्क के लिए, एक इफ़िशिएंट ऑपरेशन के लिए। और भी क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सुटेबल इंटरवल पे, जो स्वराज सिस्टम में जिसको हम लोग जो हेल्प करते हैं उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए स्वेयर्स को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेयर अपर्टुनेंसेस के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए स्वेयर अपर्टुनेंसेस में क्या क्या आता है, तो जो समझते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट जो है स्वेयर अपर्टुनेंसेस में वो है मैनहोल्स, ठीक है, और ड्रॉप मैनहोल्स। फिर आता है लैंप होल्स, क्लीन आउट्स, फिर स्ट्रीट्स इनलेट्स जिसको गलीज के नाम से जानते हैं, फिर कैच बेसिन्स और फ्लशिंग टैंक, ग्रीज एंड वॉल ट्रैप्स एंड इन्वर्टेड साइफन। देखिए मेनली हम लोग को पढ़ना है मैनहोल्स एंड ड्रॉप मैनहोल्स के बारे में ज़्यादा, और उसके बाद में फ्लशिंग टैंक्स के बारे में पढ़ना है, एक इनलेट्स के बारे में जानना है। तो इतना ही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये चलते ज़्यादा हम लोग नहीं इसमें ध्यान देंगे। सिंपली ये टाइप को हम आपको दिखा दिए कि भविष्य में कभी क्या हो कि अगर बोला जाए कि स्वेयर अपर्टुनेंसेस का आप एग्जांपल दीजिए तो आप इतना चीज़ को लिख सकें। फर्स्ट क्या है मैनहोल्स, फिर उसी को ड्रॉप मैनहोल्स, लैंप होल्स, क्लीन आउट्स, स्ट्रीट्स एंड इनलेट्स जिसको गलीज के नाम से जानेंगे, फिर कैच बेसिन, फ्लशिंग टैंक, ग्रीज एंड वॉल ट्रैप्स और इन्वर्टेड साइफन और स्टॉर्म रेगुलेटर्स। ये सब था कि स्वेराज अपर्टुनेंसेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यही सब पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है कि मैनहोल्स क्या होता है। तो देखिए मैनहोल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे आगे। मैनहोल्स आर मशीनरी आरसीसी चैम्बर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइन्स ऑफ स्वेयर और ड्रेन्स इन ऑर्डर टू इनेबल मेन टू इंटर और लीव द स्वेयर्स। देखिए मैनहोल्स बनाया जाता है स्वेराज सिस्टम में इस तरह से, उसमें से क्या हो, इस टाइप में मैनहोल्स का शेप होता है सर्कुलर टाइप, ठीक है, सर्कुलर टाइप होता है शेप मैनहोल्स का। अब इस मैनहोल्स में बनाने के पीछे लक्ष्य ये होता है कि स्वेराज सिस्टम में कोई वहाँ पे इंटर करे और वहाँ से बाहर निकले स्वेराज सिस्टम को क्लियर करके, साफ सफाई करके। द ऑब्जेक्टिव आर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड अदर मेंटेनेंस ऑपरेशन इन कनेक्शन विथ स्वेयर्स। यही बात हम बोलें कि इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, तो इंस्पेक्शन करना, क्लीनिंग करना और मेंटेनेंस करना स्वेयर्स का। द ओपनिंग आर फिटेड विथ सुटेबल कवर्स कॉल्ड मैनहोल्स कवर। उसको ओपनिंग के ऊपर में एक कवर लगाया जाता है जिसको मैनहोल कवर के नाम से जानते हैं, और उसको इफ़ द मैनहोल कवर्स आर परफोरेटेड दे मे आल्सो असिस्ट इन वेंटिलेटिंग द स्वेयर। अगर वो परफोरेटेड हो तो वो वेंटिलेटिंग ऑफ स्वेयर में वहाँ पे मदद कर सकता है। फिर इसका लोकेशन अगर बात किया जाए, हम लोग को देखिए मैनहोल्स का लोकेशन के बारे में भी पढ़ना है और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी। एक बार फिर हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं सिलेबस के अनुसार। तो देखिए सिलेबस के अनुसार देखिए सबसे आगे मैनहोल्स
ड्रॉप मैनहोल्स का हम लोग को कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, लोकेशन के बारे में, और स्पेसिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। तो सबसे आगे हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं, फिर स्पेसिंग देखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स को देख लेंगे। सो आइए देखते हैं अब हम लोग लोकेशन को। देखिए फ्रेंड, लोकेशन कहाँ होता है कि द मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी बेंड, जंक्शन, चेंज ऑफ ग्रेडियंट और चेंज ऑफ स्वेयर डायमीटर। और भी हम इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड, ताकि और भी आसानी से यहाँ समझ में आ सके आप लोग को। देखिए लोकेशन कहाँ होता है, तो मैनहोल्स को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बेंड पे, जहाँ पे मुड़ाव हो, वहाँ पे जहाँ पे जंक्शन हो, या चेंज ऑफ ग्रेडियंट जहाँ हो वहाँ पे दिया जाता है, और चेंज ऑफ स्वेयर डायमीटर, जहाँ पे स्वेयर डायमीटर चेंज हो रहा है वहाँ पे मैनहोल्स को दिया जाता है, बनाया जाता है। द स्वेयर लाइन बिटवीन टू मैनहोल इज जनरली लेड स्ट्रेट विथ even gradient, or even when the swell line runs straight the manholes are provided at regular interval। देखिए स्वेल लाइन अगर दो मैनहोल के बीच में अगर बोला जाए कि वो स्वेल लाइन स्ट्रेट हो, तो वहाँ पे ग्रेडियंट के पास में भी हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं मैनहोल्स को। लेकिन अगर क्या हो कि इवन द स्वेल लाइन रन्स स्ट्रेट, अगर स्वेल लाइन जब भी स्ट्रेट वहाँ पे रन कर रहा है, तो मैनहोल्स वहाँ पे हम लोग रेगुलर इंटरवल में प्रोवाइड करते जाएंगे। The larger is the diameter of sphere, the greater will be the spacing between the manholes। अगर जितना ज़्यादा, देखिए बोलने का मतलब क्या है कि larger is the diameter of sphere, मतलब डायमीटर d अगर बड़ा होगा, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे अगर d बड़ा होगा तो क्या होगा कि उसका स्पेसिंग भी बड़ा होगा। तो अगर बोल सकते हैं ऐसा कि डायमीटर क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिंग का। ठीक है, अगर डायमीटर बड़ा होगा मतलब डायमीटर बढ़ेगा तो स्पेसिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डायमीटर घटेगा तो स्पेसिंग भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ से चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि लोकेशन ऑफ मैनहोल्स में आप लोग नोट कर सकते हैं कि डायमीटर जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्वेयर स्पेसिंग का, एस का, स्पेसिंग का। ये मेरा ही देखिए ये सिंपल एक डिसीजन है कि देखिए डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिंग, इससे आप पूरे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा स्पेसिंग भी बढ़ेगा मैनहोल्स के बीच में। फिर देखिए कि इसका जो स्पेसिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो IS कोड 1742-1960 के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। सबसे आगे साइज ऑफ स्वेयर को देखते हैं। डायमीटर अप टू 0.3 मीटर, अगर 0.3 मीटर तक डायमीटर है तो उसमें जो स्पेसिंग लेंगे वहाँ पे हम लोग जो रिकमेंडेड स्पेसिंग मैनहोल्स के लिए लेंगे उस 45 mm स्पेसिंग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है डायमीटर अप टू 0.6 mm, 0.6 मीटर अगर डायमीटर, सॉरी फ्रेंड mm नहीं है मीटर है, 0.6 मीटर अगर डायमीटर है तो 75 मीटर हम लोग लेंगे उसका स्पेसिंग। अगर डायमीटर 0.9 mm है, 0.9 मीटर है, तो 0.9 मीटर जब रहेगा तो 90 मीटर हम लोग लेंगे उसका स्पेसिंग। फिर आएगा अगर डायमीटर 1.2 मीटर है तो उसका जो यहाँ पे मैनहोल्स का हम लोग स्पेसिंग लेंगे 120 मीटर लेंगे। फिर आता है डायमीटर अगर 1.5 मीटर है तो 250 मीटर हम लोग लेंगे उसके बीच का स्पेसिंग। 30 स्टेप में था स्पेसिंग। इसके बाद एक और स्पेसिंग बचा हुआ है। डायमीटर अगर 1.5 मीटर से बड़ा है, 1.5 मीटर से बड़ा है तो 300 मीटर उसका हम लोग स्पेसिंग लेंगे दो मैनहोल्स के बीच में। तो ये सब था पॉइंट कि उसका हम लोग स्पेसिंग कैसे कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनहोल्स के बारे में। तो देखिए मैनहोल्स को क्लासीफाई मेनली 3 टाइप्स में किया जाता है। सबसे फर्स्ट को बोला जाता है सैलो मैनहोल्स, और उसके बाद आता है नॉर्मल मैनहोल्स, और एगो आता है डीप मैनहोल्स। तो सभी ये तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए सैलो मैनहोल्स, नॉर्मल मैनहोल्स और डीप मैनहोल्स। सबसे आगे सैलो मैनहोल्स को देखते हैं कि सैलो मैनहोल्स क्या होता है। इट इज़ अबाउट 0.7 मीटर to 0.9 meter in depth, and it's constructed at the start of branch of sphere or at place which are not subjected to heavy traffic। देखिए सैलो मैनहोल्स को अगर डायमीटर डेप्थ में देखें तो 0.7 टू 0.9 मीटर होता है उसका डेप्थ।
0.7 टू 0.9 मीटर होता है उसका डेप्थ, और उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ब्रांचेज पे, जहाँ पे ब्रांच है स्वेयर का वहाँ पे, और भी कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है तो जहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं हो। सच अ मैनहोल इज प्रोवाइडेड विथ अ लाइट कवर एट इट्स टॉप। जहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा कि कवर का लाइट कवर हम लोग वहाँ पे देते हैं, जिसको हम लोग इंस्पेक्शन चैम्बर के एंड इज कॉल्ड इंस्पेक्शन चैम्बर। और जो लाइट कवर देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर के नाम से जानते हैं, जो वहाँ पे बनाया जाता है चैम्बर, एक इंस्पेक्शन चैम्बर टाइप, जिसको हम लोग इंस्पेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है नॉर्मल और मीडियम मैनहोल्स। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन डेप्थ एंड इज कंस्ट्रक्टेड आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। देखिए ये क्या होता है कि 1.5 मीटर ये डेप्थ में होता है एंड इज कंस्ट्रक्टेड आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। इसको चाहे हम लोग स्क्वायर शेप दे सकते हैं या रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सच अ मैनहोल इज प्रोवाइडेड विथ हैवी कवर एट टॉप। नॉर्मल और मीडियम मैनहोल्स में हैवी कवर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल में हैवी कवर और सैलो में क्या कि लाइट कवर दिया जाता है। और सैलो को कहाँ बनाया जाता है तो इसको जहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं हो वहाँ पे बनाया जाता है। डीप मैनहोल्स इट इज़ हैविंग आ डेप्थ मोर देन 1.5 मीटर। इसमें 1.5 मीटर तक डेप्थ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज स्टेप्स are provided in such a manhole facilitating descending into the manholes and to enable the workers to go up to its bottom। देखिए डीप मैनहोल्स क्या कराता है तो इट इज़ having a depth more than 1.5 meter steps etc provided in such a manholes for facilitating descending into the manholes। ये क्या करता है, जैसे क्या 1.5 मीटर तक तो इसका डेप्थ होता है, ये ज़्यादा डेप्थ के लिए वर्कर को इनेबल करता है कि वो बॉटम तक जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर तक वो इनेबल करता है। सच अ मैनहोल्स इज प्रोवाइडेड विथ हैवी कवर एट इट्स टॉप। डीप मैनहोल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका डेप्थ लिया जाता है, और इसमें जो कवर लगाया जाता है बहुत ही हैवी कवर लगाया जाता है जो उसको टॉप पे। कंस्ट्रक्शन डिटेल अगर बात किया करें तो मैनहोल में भी कंसाइडेड टू बी ऑफ 3 पार्ट्स। मैनहोल्स को सिंपली 3 पार्ट्स से हम लोग समझ सकते हैं। मैनहोल कवर रेस्टिंग ऑन हैवी फ्रेम, जो हैवी फ्रेम पर रखा जाता है, फिर एक्सेस शाफ्ट और फिर वर्किंग चैम्बर। तो सभी चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे तरीके से देखिए फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हम लोग देख रहे थे जिसमें मैनहोल्स कवर्स के बारे में सबसे आगे समझते हैं। तो देखिए मैनहोल कवर क्या होता है कि द मैनहोल इज़ प्रोवाइडेड विथ ए कास्ट आयरन कवर एंड ए कास्ट आयरन फ्रेम एट इट्स टॉप। मैनहोल कवर में क्या होता है कि मैनहोल कवर पे एक कास्ट आयरन कवर टाइप होता है, जो जिस पे क्या होता है कि कास्ट आयरन फ्रेम को वहाँ पे उसके टॉप पे कास्ट आयरन कवर को रखा जाता है। द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर कवर 0.6 मीटर टू 0.6 मीटर इंटू 0.45 मीटर, दैट ऑफ अ सर्कुलर बीइंग 0.5 टू 0.6 मीटर इन डायमीटर। और जो सर्कुलर होंगे उनमें क्या होगा कि 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर उसका डायमीटर होंगे, जो सर्कुलर वाला पार्ट होगा उसका। जो ईस्ट टब में स्वेयर होंगे उसमें क्या होगा कि उसका हम लोग बता रहे हैं कि जो उसका डायामीटर होगा वो डायामीटर कितना होगा तो 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द लाइटर कवर इज अडॉप्टेड टू कैरी लाइटर ट्रैफिक एंड हैवियर वन इज अडॉप्टेड टू कैरी हैवियर ट्रैफिक। लाइट कवर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड लाइट कवर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे जब हम लोग वहाँ पे सैलो मैनहोल्स जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे तो लाइट कवर का इस्तेमाल किया जाता था। तो लाइट कवर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइटर ट्रैफिक के लिए, और हैवी कवर का इस्तेमाल करते हैं हैवियर ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस शाफ्ट। एक्सेस शाफ्ट क्या होता है जो समझते हैं हम लोग। तो देखिए एक्सेस शाफ्ट, द अपर पोर्शन ऑफ डीप मैनहोल इज कॉल्ड एक्सेस शाफ्ट। जो अपर पोर्शन होते हैं डीप मैनहोल्स का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस शाफ्ट के नाम से जानते हैं। इट्स मिनिमम साइज इज फॉर रेक्टेंगुलर मैनहोल इज 0.75 इंटू 0.6 मीटर। अगर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप में है तो 0.5 टू 0.5 इंटू 0.6 मीटर उसका क्या होगा कि उसका डायमेंशन होगा।
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सर्कुलर मैन होल द मिनिमम डायमीटर इज 0.6 टू 0.75 मीटर। और जो सर्कुलर मैन होल है उसमें मिनिमम डायमीटर कितना होगा, तो 0.6 टू 0.75 मीटर होगा। द अपर पोर्शन ऑफ एक्सपैंडेड इन द लोअर पोर्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑफसेट बाय प्रोवाइडिंग आरसीसी स्लैब और बाय आर्चिंग ईटीसी। जो अपर पोर्शन होंगे तो वो एक्सपैंड होते हैं लोअर पोर्शन से जब उसका ऑफसेट आरसीसी स्लैब और आर्चिंग से होता है तो। अब इसका देखिए कि हम लोग दो पॉइंट समझ गए, दो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को समझ गए। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स मिनिमम अगर बोलें तो कंपोनेंट्स ही है, ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ मैनहोल, तो मैनहोल कवर और रेस्टिंग ऑन हैवी फ्रेम, इसको बेंचिंग के नाम से भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। चलते यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें क्यों बोलिएगा कि यहाँ पे सर गलत आप पढ़ा रहे हैं। तो इसको बेंचिंग भी कभी कभी बोला जाता है, मैनहोल कवर और रेस्टिंग हैवी फ्रेम को कभी कभी आप देखे होंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्वेयर को, कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ जब मैनहोल किया जाता है तो उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। सबसे फर्स्ट जो होता है वो बेंचिंग से जाना जाता है, बेंचिंग। देखिए यही है बेंचिंग। बेंचिंग हम लोग फिगर में भी समझेंगे अच्छे से। सेकंड होता है एक्सेस शाफ्ट और थर्ड होता है वर्किंग चैम्बर। तो अगला पॉइंट हम लोग का है वर्किंग चैम्बर। वर्किंग चैम्बर को समझते हैं। द लोअर पोर्शन ऑफ द मैनहोल इज नोन एज वर्किंग चैम्बर। जो लोअर पोर्शन होता है मैनहोल का उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। एज इट प्रोवाइड्स अ वर्क स्पेस फॉर इंस्पेक्टिंग क्लीनिंग ऑपरेशन। इट्स मिनिमम साइज फॉर रेक्टेंगुलर मैनहोल इज 1.2 मीटर टू 0.9 मीटर। देखिए जो ये क्या होता है कि वर्किंग चैम्बर क्या होता है, तो ये एक स्पेस देता है लोअर मैनहोल्स में, जब मैनहोल्स का लोअर पोर्शन में इंस्पेक्शन करने के लिए और क्लीनिंग ऑपरेशन करने के लिए, इसी चलते इसको नाम दिया गया वर्किंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। अगर ये क्या हो, रेक्टेंगुलर इन शेप हो, मतलब बोला जाए सिंपली इस टाइप में हो, रेक्टेंगुलर इन शेप हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लेंगे 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर। नेक्स्ट हम लोग का है कि एंड फॉर सर्कुलर, अगर सर्कुलर हो, इस टाइप में हो सर्कुलर, तो सर्कुलर होगा तो इसका जो हम लोग डायमीटर लेंगे वो 1.2 मीटर लेते हैं। 1 पॉइंट कितना 2 मीटर। देखिए फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। 1.2 मीटर यहाँ पे लेंगे उसका डायमीटर, ठीक है। जब सर्कुलर शेप का हो तब, जब इस शेप में होगा तब हम लोग उसका डायमीटर कितना लेते हैं, तो 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक को लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये पॉइंट तो था कि वर्किंग चैम्बर का कितना डायमीटर होता है जब वो सर्कुलर होता है तब, रेक्टेंगुलर में कितना, तो 1.2 मीटर इंटू 0.9 मीटर। ये क्या होगा, कब होगा, तो ये होगा रेक्टेंगुलर में, जब रेक्टेंगुलर चैम्बर होगा तब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द मैनहोल इज बिल्ट ऑन ए कंक्रीट बेड ऑफ 15 सेंटीमीटर थिक एंड 15 टू 30 सेंटीमीटर थिक। देखिए मैनहोल कैसे बनाया जाता है, तो कंक्रीट बेड पे बनाया जाता है। वहाँ पे हम लोग 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर उसको बेड का यहाँ पे कितना लेते हैं, तो थिकनेस कितना लेते हैं, तो थिकनेस हम लोग लेते हैं 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर ये थिक लेते हैं हम लोग मैनहोल को कंक्रीट बेड का, ठीक है, इतना थिकनेस होता है। तो ये चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि द कंक्रीट फ्लोर ऑफ द चैम्बर स्लोप्स एट 1/6 टुवार्ड्स द सेंटर। जो उसका स्लोप होगा, जो स्लोप होता है वो हम लोग लेते हैं 1/6, 1/6 मतलब ऐसे लिया जाता है 1/6 और टुवार्ड्स द सेंटर टू फॉर्म बेंचिंग is so constructed that swage flows in half round और यू शेप्ड चैनल। तो इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि स्वेज क्या हो, यू शेप्ड चैनल में चाहे तो फ्लो करे, चाहे हाफ राउंड चैनल, तो इस टाइप में, ठीक है। फॉर द सेम डायमीटर एज दैट ऑफ स्वेयर हैविंग स्लाइड्स extending vertically above the horizontal diameter with top edges suitably rounded off. This enables the floor of the chamber to be easily drained of any undesirable water और बैक्ड अप स्वेज फ्लो। ये क्या करता है कि जब हम लोग स्वेज को क्या करते हैं कि राउंड ऑफ और यू शेप्ड
और क्या स्लोपिंग साइड से जब बनाते हैं तो ये इनेबल करता है कि जितना भी वहाँ पे चैम्बर होंगे तो सबको ड्रेन ऑफ अच्छे से वाटर को कर सके और कोई भी अनडिजायरेबल जो वहाँ पे मटेरियल हो वहाँ पे नहीं रह सके और बैक अप स्वेज फ्लो ना हो, जिसी कारण हम लोग वहाँ पे स्लोप देते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि अगर सेम सेम क्या हो, अगर सेम प्लेन में हम लोग अगर स्वेराज सिस्टम को बना दे इस टाइप में ही सिर्फ प्लेन फिगर पे, प्लेन फिगर में तो सिंपली अगर बोला जाए तो एक स्ट्रेट पाथ पे अगर बना दे तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी जो अनडुलेटिंग मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो वहाँ पे अनडिजायरेबल मटेरियल जिसको बोलते हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ पे क्लॉगिंग का समस्या ज़्यादा होगा। इसी चलते क्या हो स्लोप वहाँ पे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, फिगर अच्छे से समझिएगा फ्रेंड जी। अगर फिगर समझ गए तो सब चीज़ समझ जाइएगा। देखिए फिगर में सबसे आगे समझते हैं, ये देखिए इस स्टेप में जो यहाँ पे बना हुआ है ये होता है मैनहोल स्वेयर। ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैनहोल स्वेयर के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट टोटली ये पार्ट को बोलते हैं मैनहोल स्वेयर। इसका फ्लो जो होता है कुछ इस टाइप में फ्लो इसका होता है। और जो बेंचिंग होता है, बेंचिंग यहाँ पे होता है, देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग बेंचिंग के नाम से, ये वाला पार्ट को बेंचिंग के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए वर्किंग चैम्बर कहाँ होता है, तो वर्किंग चैम्बर ये वाला पार्ट होता है, पूरा वर्किंग चैम्बर में ये वाला पार्ट में आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बोलें तो ये होता है ब्रांच स्वेयर। ठीक है, ये वाला पार्ट को सर्किल में जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच स्वेयर। और ये होता है मैनहोल वॉल, ये वाला पार्ट मैनहोल वॉल के नाम से जाना जाता है, दीवारें जो मैनहोल के वॉल। ठीक है, फिर आता है एक्सेस शाफ्ट कहाँ होता है, तो एक्सेस शाफ्ट ये वाला पॉइंट को हम लोग एक्सेस शाफ्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग को मैनहोल कवर लगाया जाता है जो कि हैवी आयरन का होता है। ठीक है, मैनहोल कवर। तीस स्टेप में यहाँ पे देखिए कंक्रीट ब्लॉक, जो यहाँ पे ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये वाला पार्ट कंक्रीट ब्लॉक का, ये कंक्रीट का पार्ट बना हुआ होता है। इसका डायमेंशन आपको यहाँ पर नहीं बताया गया था कि कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन कितना लिया जाता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग 15 सेंटीमीटर फिर टू 30 सेंटीमीटर थिक लिया जाता है कंक्रीट ब्लॉक का, बेड का। अब नेक्स्ट फिगर हमारा है कि वहाँ पे जो हम लोग बेंचिंग को जो करते हैं, जो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका यहाँ पे कि बेड, ये वाला पार्ट हमारा बेड हो गया, ये पार्ट हम लोग का बेड हो गया। ये वाला देखिए ये हम लोग का बेड हो गया, यहाँ पे कंक्रीट टाइप में बना देंगे। और उसके बाद में ये दोनों जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट जो है, तो इसको हम लोग बनाते हैं ब्रिक मैसोनरी से। ठीक है, इसको हम लोग किस शेप से बनाते हैं, किस टाइप में बनाते हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं ब्रिक मैसोनरी से। ठीक है, ब्रिक मैसोनरी से इसको बनाया जाता है, ब्रिक मैसोनरी से बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का इसके बाद में यही फिगर में बात आता है, तो ब्रांच स्वेयर होता है। यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो यहाँ पे इस टाइप में जो स्वेयर जो है, ये वाला स्वेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच स्वेयर के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग का होता है मेन स्वेयर। और बेंचिंग कहाँ पे होता है, तो देख सकते हैं ये होता है बेंचिंग। ये दोनों पार्ट क्या है, तो बेंचिंग है। तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट क्या है, ये सर्कुलर जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्वेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब तो था कि फिगर का क्या क्या पार्ट है। अब अगर यहाँ पे बोला जाए तो ये कंक्रीट कितना से कितना हम लोग लेते हैं, तो कंक्रीट का पीसीसी ये होता है, देखिए पीसीसी होता है। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1:4:8 का रेशियो, 1:4:8 का रेशियो हम लोग लेते हैं। ठीक है, 1:4:8 का रेशियो। फिर से हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं, 1:4:8 इतना इसको रेशियो लिया जाता है ये कंक्रीट ब्लॉक को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद हम लोग ड्रॉप मैनहोल्स के बारे में जानना है, तो उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। लैंप होल से हम लोग को नहीं पढ़ना है फ्रेंड, जो चीज़ पढ़ना है वही चीज़ सिलेबस के अनुसार जानेंगे सिंपली। अगर ज़्यादा चीज़ किन्हों की ज़रूरत होगा तो आप टेलीग्राम पे आके मैसेज करो, वहाँ पे हम आपको फिगर डिनोट कर देंगे और फिर वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। ज़्यादा कोशिश करेंगे अवेलेबल करवाने के लिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे आपको सिर्फ ये टाइप करना है @डिप्लोमा विद सोनू, क्या, तो डिप्लोमा विद सोनू आपको सिर्फ सर्च मारना है और कोई भी स्पेस नहीं दीजिएगा, विथ
सोनू, ठीक है। ये सर्च मारिएगा, वैसे ही क्या मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, डिप्लोमा विद सोनू। यहाँ पे सर्च मारना होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है ड्रॉप मैनहोल्स। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि ड्रॉप मैनहोल्स क्या होता है। सबसे आगे समझेंगे कि ड्रॉप मैनहोल्स क्या होता है, जो समझते हैं। देखिए, ड्रॉप मैनहोल सिंपली एक मैनहोल का ही एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको बनाते हैं हिल एरियाज़ में, ज़्यादातर इसको इस्तेमाल होता है हिली एरिया में, ठीक है। हिली एरिया में इसको इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, हिली एरियाज़ में। अब इसको देखिए, इसको ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ड्रॉप मैनहोल बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम लोग को बनाता है। जैसे इसमें एक ब्रांच स्वेयर क्या होता है, सिचुएटेड होता है ग्राउंड लेवल पे, जो मेन स्वेयर से कनेक्ट होता है। तो इसका ग्रेटर डेप्थ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि इसमें क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कम हो सके। तो इसको ज़्यादातर हम लोग हिल एरियाज में बनाते हैं। तो इसमें डिस्चार्ज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ पे होता है, डिस्चार्ज भी बहुत अच्छा क्वालिटी का हो जाएगा, ताकि वहाँ पे कोई भी आपको क्लीनिंग पर्पस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं अभी यही सब पॉइंट्स के बारे में ड्रॉप मैनहोल्स में। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि व्हेन द ब्रांच स्वेयर इंटर्स अ मैनहोल बाय मोर देन 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर एबव द मेन स्वेयर। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका सिंपली 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर 0.6 मीटर इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर इसका ब्रांच बोल सकते हैं कि इतना इसका ब्रांचेस वेयर का यहाँ पे एक्सटेंट अबाउट तो 0.5 टू 0.6 मीटर के ज़्यादा होगा, तब इस वेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं द स्वेज इज़ नॉट अलाउड टू फॉल डायरेक्टली इनटू द मैनहोल। स्वेज को डायरेक्टली मैनहोल में नहीं गिराया जाता है। इट्स ब्रॉट इनटू इट थ्रू अ डाउन पाइप टेकन फ्रॉम ब्रांच स्वेज टू द बॉटम ऑफ द मैनहोल। देखिए, इसको कैसे गिराया जाता है। तो ये एक ब्रांच स्वेयर में जो एक डाउन पाइप को इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा इसको मैनहोल तक पहुंचाया जाता है। दिस इज डन टू अवॉइड चांसेस ऑफ स्वेज स्प्लैशिंग और ऑन अ मैन वॉकिंग इनसाइड द मैनहोल चैम्बर। देखिए, ये इसलिए किया जाता है, जो अगर कोई एक आदमी स्वेज चैम्बर के मैनहोल चैम्बर से पास में अगर गुजर रहा है, तो वहाँ से कोई स्वेज स्प्लैशिंग से खतरा से बचने के लिए ये चीज़ किया जाता है। द मैनहोल इज इन बीच अ वर्टिकल पाइप इज यूज्ड कॉल्ड अ ड्रॉप मैनहोल। ऐसा मैनहोल कि जिसमें एक वर्टिकल पाइप, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ड्रॉप मैनहोल के नाम से जानते हैं। जहाँ पे वर्टिकल पाइप इस्तेमाल होगा मैनहोल्स में, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप मैनहोल्स के नाम से, उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है द मैनहोल इन विच, ये तो पॉइंट हो गया। वेयर एज द वन यूजिंग एन इंक्लाइन पाइप इज रैम्प। अगर देखिए, जब वर्टिकल इस्तेमाल हुआ तो उसको हम लोग ड्रॉप मैनहोल्स बोलें। अगर इंक्लाइंड इस्तेमाल हुआ इस टाइप में, तो उसको हम लोग रैम्प के नाम से जानते हैं, RAMP, ठीक है। रैम्प के नाम से उसको जानेंगे। जब इंक्लाइंड इस्तेमाल होगा तो रैम्प, और जब वर्टिकल इस्तेमाल होगा तो ड्रॉप मैनहोल्स। अ प्लग इज प्रोवाइडेड एट द पॉइंट वेयर ब्रांच वेयर इफ टेकन अ स्ट्रेट। देखिए, अगर ब्रांच वेयर को अगर स्ट्रेट वहाँ पे लिया जा रहा है, तो वहाँ पे एक प्लग दिया जाता है इंटरसेक्ट द वॉल ऑफ द मैनहोल, जो वॉल ऑफ द मैनहोल्स के बीच में होता है, जो इंटरसेक्ट करता है। द लेंथ ऑफ ब्रांच वेयर बिटवीन द वर्टिकल पाइप एंड द प्लग इज नोन एज इंस्पेक्शन आर्म। और जो ऐसा लेंथ जो ब्रांच वेयर और जो प्लग है, और बिटवीन द वर्टिकल पाइप एंड द प्लग, ये दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, उसी को हम लोग इंस्पेक्शन आर्म के नाम से जानते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग एंड द ब्रांच वेयर आफ्टर ओपनिंग द प्लग। देखिए, प्लग और किसके बीच की दूरी, तो प्लग और वहाँ पे ब्रांच स्वेयर के बीच के जो वहाँ पे लंबाई होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंस्पेक्शन आर्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यही तो है प्लग, ये प्लग हो गया। ये यहाँ पे हम लोग प्लग और स्वेयर जो
स्वेयर पाइप का जो यहाँ पे डायमीटर ब्रांच स्वेयर ले रहे थे, ये हो गया हम लोग का ब्रांच स्वेयर। तो ब्रांच स्वेयर और प्लग के बीच के डिस्टेंस, इसी को तो बुलाया जा रहा है इंस्पेक्शन आर्म के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग फिगर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, फिगर भी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से फिगर को नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, फिगर को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए फिगर में सबसे आगे यहाँ पे देखें तो ये हो गया हम लोग का मेन स्वेयर यहाँ, और ये वाला पार्ट यहाँ पे बेंचिंग है, और ये ब्रिक वर्क किया गया है ये दोनों पार्ट में। और इंस्पेक्शन आर्म कहाँ, तो प्लग और यहाँ पे जो स्वेयर ब्रांच स्वेयर था उसके बीच की दूरी को हम लोग इंस्पेक्शन आर्म के नाम से जाने। फिर ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है इसके बीच के दूरी को हम लोग 1.2 मीटर लेते हैं, और ये वाला बीच के यहाँ से यहाँ 1200 mm बोल सकते हैं, या 1.2 मीटर के नाम से 1.2 मीटर बोल सकते हैं। और प्लग कहाँ है, मेन स्वेयर कहाँ है, सभी चीज़ बता दिया गया है। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होता है 0.6 मीटर। और यहाँ पे मैनहोल ये कवर लगाया गया है, मैनहोल कवर लिख सकते हैं आप लोग, मैनहोल कवर, ठीक है, मैनहोल कवर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ड्रॉप मैनहोल्स हम लोग को हो गया। इसके बाद हम लोग इनलेट्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, इनलेट्स उसी को यहाँ पे बोला गया है स्ट्रीट इनलेट्स और कॉल्ड गलीज, जिसको गलीज के भी नाम से जानते हैं। तो स्ट्रीट इनलेट्स और गलीज क्या होता है जो समझते हैं। इनलेट्स और गलीज और ओपनिंग ऑन द रोड सरफेस at the lowest point of drainage rain water from roads and admitting it into the underground storm sewer। इनलेट्स क्या होता है, तो इनलेट्स गलीज और ओपनिंग होता है, ये एक ओपनिंग टाइप होता है जो रोड सरफेस पे होता है, जहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट होता है ड्रेनेज रेन का, जहाँ पे ड्रेनेज रेन जहाँ से स्वेज सिस्टम में इंटर करता है वहाँ पे एक इनलेट बनाया जाता है, एक ओपनिंग बनाया जाता है, जहाँ से वाटर को अंडरग्राउंड स्टॉर्म में पहुँचाया जाता है। These inlets are located along the roadside on a straight roads at interval of 30 मीटर to 60 मीटर। अगर रोड स्ट्रेट हो तो 30 मीटर से 60 मीटर के बीच में इसको बनाया जाता है, इतना इंटरवल के बीच में बनाया जाता है। The inlets are connected to the nearby manhole by pipelines called branches। इनलेट्स आपस में कनेक्ट होते हैं मैनहोल्स के द्वारा, जो मैनहोल्स नियर बाई मैनहोल्स बाई पाइपलाइन, जो इनलेट्स जो आपस में मैनहोल के बीच में जो कनेक्टेड जो पॉइंट है तो उसको पाइपलाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है इनलेट्स और मैनहोल्स को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेज के नाम से जानते हैं। इनलेट्स आर लोकेटेड यूजुअली एट अ स्ट्रीट इंटरसेक्शन नियर लो प्लेसेस सो एज नॉट टू फ्लड द क्रॉसवॉक और कॉज इंटरफ्रेंस टू द ट्रैफिक। इनलेट्स को स्ट्रीट इंटरसेक्शन के पास में बनाया जाता है ताकि और नियर लो प्लेसेस, जहाँ पे लो प्लेसेस है वहाँ पे बनाया जाता है ताकि जो भी फ्लड नहीं हो सके क्रॉस बॉक्स पे, जो क्रॉस बॉक्स होगा वहाँ पे ना हो सके। फ्लड में तो सिंपली अगर बोला जाए तो वहाँ पे पानी के जमाव ना हो सके, ठीक है। अ स्ट्रीट इनलेट इज अ सिंपल कॉन्क्रीट बॉक्स हैविंग ए ग्रेटिंग और ओपनिंग इन द वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन। स्ट्रीट इनलेट क्या है, तो एक सिंपली कॉन्क्रीट बॉक्स है जिसमें ओपनिंग होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। द इनलेट्स हैविंग वर्टिकल ओपनिंग इज नोन एज द वर्टिकल इनलेट। जिस ऐसा इनलेट जिसमें वर्टिकल ओपनिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल इनलेट के नाम से जानते हैं। और द कर्व इनलेट एंड द इनलेट हैविंग द हॉरिजॉन्टल ओपनिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इनलेट। और ऐसा इनलेट जिसमें हॉरिजेंटल ओपनिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इनलेट के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इनलेट कहाँ पे कैसे बनाया जाता है, इनलेट का कैसे कैसे फिगर है, सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है लोकेशन ऑफ इनलेट, जहाँ पे इंटरसेक्शन पे इनलेट कैसे कैसे होता है सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है, आप लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे कि इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इंटरसेक्शन है रोड इंटरसेक्शन, और रोड इंटरसेक्शन में यहाँ पे देखिए इनलेट्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट इनलेट है, यहाँ इनलेट है, ये इनलेट है, ये इनलेट है। इस टाइप में इनलेट होता है, यहाँ पे मैनहोल होता है। इनलेट
और मैनहोल को कनेक्ट किया जाता है पाइप से। जो ये रेड वाला लाइन है ये पाइप होता है, पाइप सिस्टम लगा हुआ होता है, इसके द्वारा इनलेट्स को कनेक्ट किया जाता है मैनहोल से। और ये टोटल ये स्वेयर सिस्टम है, स्वेयर लाइन यहाँ पे रोड के बीच में है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचेज, जिसको ये जो पाइप कनेक्ट किया उसको ही नाम से जानते हैं, ब्रांचेज के नाम से जानते हैं। तो ये लोकेशन ऑफ स्वेयर है, जो कि लोकेशन ऑफ स्वेयर बोल सकते हैं एट इंटरसेक्शंस ऑफ रोड, ठीक है। तो ये मेन रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये मेन रोड का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर नोट कर सकते हैं, फिगर ड्रा कर सकते हैं अपने पेपर पे। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो है हम लोग का कि जो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनलेट्स। तो इनलेट्स में हम लोग का यहाँ पे एक फिगर बनाया गया कि इनलेट्स का कैसा फिगर है। तो इनलेट्स तो हम लोग जानें कि इनलेट्स क्या होता है। तो एक सिंपल कंक्रीट बॉक्स होता है जिसमें चाहे तो वर्टिकल होल हो सकता है या हॉरिजेंटल होल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस स्टेप में है, तो कंक्रीट देखिए, रोड कैम्बर ये हो गया, रोड हो गया, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट रोड होगा। और यहाँ से फुटपाथ हो गया, यहाँ पे क्या हुआ वर्टिकल होल है, तो वर्टिकल यहाँ होल है तो वर्टिकल इनलेट ये कहलाएगा। तो यहाँ पे वाटर वर्टिकल इनलेट से अंदर आएगा कंक्रीट बॉक्स में, यहाँ पे होल होगा बना हुआ वर्टिकल इनलेट में। और ये वाटर पाइप के द्वारा कहाँ जाएगा, तो पाइप के द्वारा ये मैन होल तक चला जाएगा, मैन होल तक जाएगा, ठीक है, मैन होल तक, मैन होल के पास में चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इनलेट के नाम से जानते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पूरे फिगर को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये इसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, ये रोड होगा, यहाँ पे फुटपाथ के नीचे में ही बनाया जाता है इनलेट्स को। अब देखिए कि ये इतना पॉइंट तो हम लोग जाने कि इनलेट्स क्या होता है, इनलेट्स के फिगर के बारे में जाने, इनलेट्स को वहाँ पे हम लोग जाने कि इनलेट्स का लोकेशन कहाँ है। अब और भी पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि ये वाला पार्ट यहाँ पे इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे वर्टिकली है, तो वर्टिकली है तो इसको किस टाइप का इनलेट बोलेंगे, आप भी अब बोल सकते हैं। वर्टिकली है तो किस टाइप का इनलेट, तो वर्टिकल इनलेट के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, वर्टिकल इनलेट, इनलेट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वर्टिकल इनलेट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हॉरिजेंटल होल है, हॉरिजेंटल होल है, हॉरिजेंटली यहाँ पे होल बनाया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इनलेट के नाम से इसको जानेंगे कि ये क्या है, तो हॉरिजेंटल इनलेट है, हॉरिजेंटल इनलेट। इसमें देख सकते हैं कि कंक्रीट बॉक्स है, ये कंक्रीट बॉक्स। अब यहाँ पे फुटपाथ कहाँ है, तो फुटपाथ ये वाला पार्ट में अब आ गया। अब यहाँ पे रोड चैम्बर हो गया, तो ये हॉरिजेंटल होल है, तो हॉरिजेंटल होल से क्या होगा, वाटर यहाँ से आएगा, इंटर करेगा हॉरिजेंटल होल से, कंक्रीट बॉक्स में आएगा, कंक्रीट बॉक्स से कहाँ जाएगा, तो ये स्फीयर सिस्टम में जाएगा। स्फीयर सिस्टम में कैसे जाएगा, तो पाइप लगा हुआ होगा जिसको ब्रांचेज जानते हैं, ब्रांचेज के नाम से जानेंगे। ये ब्रांचेज से होकर कहाँ जाएगा, तो ब्रांचेज से होके ये चला जाएगा अपना मैनहोल्स के पास। मैनहोल इसको क्या करेगा, बुलाएगा कि आइए हमारे पास, अब हम आपको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे मैनहोल्स के पास में ये चला जाएगा। तो सिंपली समझिए कि जो यहाँ पे कंक्रीट बॉक्स जो होता है, इनलेट क्या करता है, इनलेट एक सिर्फ माध्यम है कि वो जो रेन वाटर है उसको सिर्फ मैनहोल तक पहुँचाने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। इनलेट क्या करता है, जो ड्रेन वाटर है, जो भी रेन वाटर है, रेन वाटर को क्या करता है, बुलाता है कि आइए आप मेरे पास आइए। तो इसको बुलाया, इसके पास आया। अब ये क्या किया कि आप आ गए तो मेरे पास आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा देर रहिए। तो ये यहाँ पे इंटर करवाया वाटर को। वाटर जब इंटर हुआ तो आप बोला कि अब आप जाइए, अब आप अपने घर जा सकते हैं या आप परिवार वाले के पास में जाइए। आइएगा तो 2-3 दिन ना रहिएगा, फिर जाइए परिवार यहाँ। तो फिर परिवार यहाँ ये जाएगा। तो ये जो मेनली जो रेन है, ये रेन सिस्टम कहाँ जा रहा है, तो ये अपने परिवार के पास में जा रहा है। यही पूरा सिस्टम कहाँ चल जाएगा, तो मैनहोल्स के पास में जाएगा। अब मैनहोल फिर कहाँ ले चल जाएगा, मैनहोल फिर अपना ले चल जाएगा स्वेयर सिस्टम में। स्वेयर सिस्टम जो मेन लाइन होगा वहाँ ले चल जाएगा। मेन लाइन वाला कहाँ लेके जाएगा, तो फिर रिवर या पॉन्ड या कोई भी स्ट्रीम सिस्टम में उसको गिरा देगा। तो मेनली क्या हुआ है, एक प्रोसेस है, पूरा रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है। सिंपली बुलाता है कि आइए मेरे पास आइए, कुछ देर रहिए, फिर चला जाइए। तो ये सिंपल है मेनली। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को जानना होगा कि हम लोग यहाँ पे जाने कि स्ट्रीट्स इनलेट्स क्या होता है, इनलेट्स के बारे में जाने। अब नेक्स्ट हम लोग को जानना फ्लशिंग टैंक्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड।
तो मेनली एक और हम लोग पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ज़्यादा जानना बहुत ही अच्छा बात है। आप देखिए टाइप्स ऑफ इनलेट अगर बोल दे तो टाइप्स ऑफ इनलेट में आप लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल इनलेट्स और हॉरिजॉन्टल इनलेट्स। और भी अनदर टाइप अगर बोलें तो एक हम लोग बोल सकते हैं कर्व्स, गटर और कंबाइन कर्व के नाम से जानेंगे। 3 टाइप में डिवाइड करें इनलेट को 3 टाइप्स में डिवाइड करके समझिए। यह सिंपली हायर नॉलेज के लिए है, कोई टाइप्स हम लोग को जानना नहीं है। कर्व्स फर्स्ट कर्व्स में डिवाइड होता है और सेकंड जो होता है हम लोग को गटर बोलते हैं, फिर कंबाइन कर्व के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो है क्या है, गटर है, गटर। थर्ड क्या है, कंबाइन कर्व, कंबाइन कर्व के नाम से थर्ड को जानेंगे। तो ये टोटल 3 टाइप्स हो गया इनलेट्स का, ठीक है। सबसे फर्स्ट कर्व्स, गटर और फिर कंबाइन कर्व। तो इसके बाद हम लोग और भी फ्लैशिंग टैंक्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फ्रेंड फ्लैशिंग टैंक्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्लैशिंग टैंक समझिए, सबसे आगे डिफिनेशन हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखो फ्लैशिंग टैंक क्या होता है। तो फ्लैशिंग टैंक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, बट स्वेयर जो स्वेयर आ रहा है तो स्वेराज को होल्ड करने के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए, उसके बाद में एक इंस्टेंट में छोड़ देने के लिए, उसको वाटर को फिर से मैनहोल्स के वाटर को फिर से स्वेयर सिस्टम में छोड़ देने के लिए। तो मेनली एक फ्लशिंग सिस्टम के टाइप में हेल्प करता है कि ये फ्लश करता है टोटल स्वेयर को, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग फ्लशिंग टैंक को अच्छे से। डिवाइस दैट होल्ड्स और स्टोर स्वेज वाटर, ऐसा डिवाइस जो स्वेज और वाटर को स्टोर करता है और उसको थ्रो करता है और वाटर को छोड़ता है, और डिस्चार्ज इनटू द स्वेयर, और वाटर को क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है फिर से स्वेयर में। सबसे आगे स्वेयर सिस्टम किससे क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है फिर उसको डिस्चार्ज कर देता है, जिससे क्या होता है एक फ्लशिंग टाइप हो जाता है स्वेयर में, ताकि वहाँ पे मेंटेनेंस और क्लीनिंग में ज़्यादा वहाँ पे मदद हो जाता है, वहाँ पे मेंटेनेंस और क्लीनिंग में। एट इंटरवल्स फॉर द स्वेयर फ्लशिंग, किसके लिए छोड़ता है, तो स्वेयर फ्लशिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए, स्वेयर फ्लशिंग के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड इन द स्वेयर सेक्शन वेयर फ्लो इज नेवर सफिशिएंट टू जनरेट सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी। ये कहाँ पे दिया जाता है, तो ये स्वेयर सेक्शन में दिया जाता है जहाँ पे अपने से जो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जो होता है उससे जब क्लीन नहीं हो पाता है, जब वहाँ पे सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग फ्लशिंग टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। These devices store water temporarily and throw it to the sphere for the purpose of flushing and cleaning of the sphere। तो ये किसके लिए होल्ड करता है, तो ये वाटर को होल्ड करता है क्लीनिंग और फ्लशिंग ऑफ स्वेयर के लिए। सच डिवाइस और कॉल्ड फ्लशिंग टैंक, यही डिवाइस को क्या बोलते हैं, प्लस फ्लशिंग टैंक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्लशिंग टैंक क्या है, तो फ्लशिंग टैंक्स और डिवाइसेज विच होल्ड water and discharge into the sphere for the purpose of flushing and cleaning of the sphere is called flushing tank। सिंपल ये समझ सकते हैं, यहाँ से डिफिनेशन भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए फ्लशिंग टैंक का 2 टाइप होता है, एक फ्लशिंग ऑपरेशन यूजिंग ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक। जो ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक यानी वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है। एक हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक जिसको मैनुअल फ्लशिंग टैप के भी नाम से जाना जाता है, हैंड ऑपरेटेड को ही, ठीक है, मैनुअली जिसको हैंड ऑपरेटेड बोला जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द ऑटोमेटिक टाइप ऑफ फ्लशिंग टैंक्स आर बीइंग यूज्ड मोर कॉमनली इन मॉडर्न डेज। मॉडर्न डेज में ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक क्या होता है, जो चीज़ को समझते हैं हम लोग। द फ्लशिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है कि फ्लशिंग ऑपरेशन अपने आप होते रहता है रेगुलर इंटरवल में। द एंट्री ऑफ वाटर इज सो रेगुलेटेड एज टू फिल द टैंक अप टू द डिस्चार्ज पॉइंट इनटू अ पीरियड इक्वल टू फ्लशिंग इंटरवल। इसमें क्या होता है कि एंट्री ऑफ वाटर को रेगुलेट किया जाता है इस टाइप में कि जितना डिस्चार्ज को वो फिल कर सके टैंक में, उसके बाद में अप टू एक डिस्चार्ज पॉइंट तक फिल किया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक पीरियड के बाद में इक्वल इंटरवल पे उसको फ्लश कर देगा। एन ओवरफ्लो पाइप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ड्रेन अवे वाटर इन द केस ऑफ टैंक फेल्स टू डिस्चार्ज एंड देयर वाई फ्लो ओवरफ्लोज। देखिए एक ओवरफ्लो पाइप दिया जाता है ताकि अगर टैंक कभी वहाँ पे फेल किया, मतलब टैंक अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो वहाँ पे ओवरफ्लो पाइप से वाटर पूरा क्या कर रहे अपना निकल जाए।
इसके बाद हैंड ऑपरेटेड फ्लैशिंग ऑपरेशन, जिसको मैनुअल फ्लैशिंग ऑपरेशन के भी नाम से जानते हैं। तो सिंपली मैनुअल फ्लैशिंग ऑपरेशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैनुअली, ठीक है, जो मैनुअल फ्लैशिंग ऑपरेशन या हैंड ऑपरेटेड फ्लैशिंग ऑपरेशन। द फ्लैशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ स्वेयर्स कैन बी कैरीड आउट एट सुटेबल इंटरवल्स बाय मीन्स ऑफ मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर के द्वारा किया जाता है ये फ्लैशिंग और क्लीनिंग को। इट में बी कैरीड आउट इन द फॉलोइंग वेज, इसको ये फॉलोइंग वेज के अनुसार हम लोग फ्लैश और क्लीन करते हैं। इन वन मेथड द आउटलेट एंड end of the manhole is closed by sluice valve etc. The sewage entering the manhole from the inlet end will then start collecting in the manhole। देखिए एक मेथड में क्या होता है कि आउटलेट एंड से मैनहोल को क्या होता है कि वो क्लोज होता है स्लूइस वाल्व से। स्लूइस वाल्व से क्लोज होने के कारण क्या होता है कि जो भी स्वेज इंटर होता है मैनहोल में, तो वो इनलेट से जो इंटर होगा तो वो क्या होगा कि वो स्टार्ट कलेक्टिंग द मैनहोल। वो क्या करेगा, जो भी स्वेज कलेक्ट होगा तो वो मैनहोल में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। व्हेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्वेज गेट्स अक्यूमुलेट द आउटलेट एंड ऑफ द मैनहोल इज सडनली ओपनड। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्वेज वहाँ पे जमा हो जाता है तो आउटलेट एंड क्या हो जाता है, सडनली ओपन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि द स्वेज इज दस अलाउड टू इंटर द स्वेयर कॉजिंग फ्लैशिंग ऑपरेशन। तो इससे क्या होता है कि जो स्वेज होता है वो एक इंस्टेंट वे में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे मैन्युअली फ्लैशिंग किया जाता है। इन अदर मेथड द इनलेट एंड एज वेल एज द आउटलेट एंड ऑफ द मैन होल आर क्लोज बाय स्लूइस वाल्व। इसको क्लोज कर दिया जाता है स्लूइस वाल्व से। इनलेट आउटलेट को दोनों, फर्स्ट मेथड में क्या हुआ, सिर्फ आउटलेट को वहाँ पे क्या किया, स्लूइस वाल्व से कस दिया। आउटलेट को कसते ही इनलेट से इंटर करवाया, जितना एक सफिशिएंट अमाउंट में होने से फ्लैशिंग टैंक से ओपन कर दिया एक बैक आउटलेट को। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को बंद कर दिया, इनलेट आउटलेट दोनों को। द वाटर फ्रॉम आउटसाइड इज नाउ मेड टू इंटर इनटू द मैनहोल। अब वाटर को आउटसाइड से इंटर करवाएगा मैनहोल में। द फ्लैशिंग ऑफ द स्वेयर कैन बी देन बी कैरीड आउट बाई ओपनिंग द आउटलेट एंड द इनलेट एंड। अभी जब वाटर को इंटर करवाया, आप दोनों को एक साथ खोल देगा, जिससे क्या हो जाएगा कि फ्लैशिंग अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिगर को आप लोग नोट कर सकते हैं, चाहे तो फिगर को नोट नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैशिंग टैंक में उतना ज़्यादा फिगर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना है कि फिगर नोट कर लीजिए ताकि अच्छे से और भी आपको क्लियर हो सके। अब देखते हैं हम लोग फिगर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फिगर को। तो देखिए सबसे आगे अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि यूट्यूब जो यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का स्वेयर सिस्टम ये मेनली है, ठीक है। तो सिंपली अब शुरू से हम लोग समझते हैं, सबसे आगे से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे कवर लगा हुआ है, कवर मतलब सिंपली ये मैनहोल का कवर है, ठीक है, मैनहोल का कवर है। ये जीएल मतलब ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पे हम लोग का जीएल। अब वाटर सप्लाई जो होगा यहाँ से आया, इंटर किया, यहाँ पे आ गया, ये डिस्चार्ज लेवल हो गया, डिस्चार्ज लेवल यहाँ तक हो गया। अब ये ओवरफ्लो पाइप है, अगर फेल कभी किया मैनहोल, क्या हुआ, ये क्या हुआ, अगर फेल किया कभी फ्लैशिंग टैंक, तो ये वाला ओपन कर देंगे, ओपन करके ओवरफ्लो पाइप से पूरे पानी को निकाल लेंगे। सेकेंड, इसका डिस्चार्ज लेवल तक ये वाटर हो गया। अब ये वाला होता है कंक्रीट से बना हुआ, ये वाला पार्ट कंक्रीट से बना हुआ, ये देख सकते हैं कंक्रीट का यहाँ फिगर भी बनाया गया है। ये होता है बेल, यहाँ पे बेल हो गया। ये हो गया स्नीफ होल, यहाँ पे बनाया जाता है इस टब में। और इसके बाद में यहाँ से स्वेयर लाइन, यहाँ पे आपको रहेगा स्वेयर लाइन, ये वाला स्वेयर लाइन है। ओवरफ्लो कभी भी होता है तो ओवरफ्लो से भी स्वेयर लाइन तक हम लोग ला देते हैं, जिसको इन लार्जर पाइप यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि ओवरफ्लो कभी हो तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकें। यह हुआ यूट्यूब, यहाँ पे एक लगा हुआ होता है जहाँ पे वहाँ पे फील आउट होता है स्वेयर, उसके बाद में स्वेयर लाइन से अपना क्रॉस कर जाता है। तो ये टोटल फिगर था, फिगर आपको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। फिगर भी यहाँ पे अगर फिगर भी बनाते हैं एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स आने के लिए एबिलिटी वहाँ पे होगा। तो मिनिमम चीज़ था कि हम लोग आज पढ़ें किस क्या क्या पढ़ें, सिलेबस को एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट किए थे मेंटेनेंस ऑफ स्वेयर से, उसके बाद में स्वेयर अपर्टेनेंसेस में पढ़ रहे थे मैनहोल्स के बारे में, ड्रॉप मैनहोल्स के बारे में पढ़ें, कंपोनेंट पार्ट्स को देख लिए, लोकेशन के बारे में जान लिए और स्पेसिंग के बारे में जान लिए। फिर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को देखें, स्वेयर इनलेट्स के बारे में जाने, स्ट्रीट इनलेट्स के बारे में जाने, फिर फ्लैशिंग टैंक्स के बारे में जाने, फ्लैशिंग टैंक्स का एग्जाम्पल उसका टाइप्स जान लिए, मैनुअल और ऑटोमेटिक के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे फ्रेंड।
इसके बाद में एनालिसिस ऑफ स्वेज हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जल्द ही यूनिट 3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 कंप्लीट होते ही अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा यूनिट 2। यूनिट 2 हम लोग को बचा हुआ है और नीचे में तो हम लोग यहाँ पर तक कर लिए हैं। अभी देखिए यहाँ तक यूनिट 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला पॉइंट को ज़्यादा एनालिसिस ऑफ स्वेज को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। So thank you all friend and please do like, share and subscribe। लाइक कीजिए चैनल को डिप्लोमा विद सोनू को। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ में आया तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए डिप्लोमा विद सोनू का ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के बीच, और चैनल को बढ़ाइए ताकि आपको और भी SBT अप टू डेट और भी पॉलिटेक्निक अप टू डेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलें। सो थैंक यू ऑल।